अपने हिस्से का खिलाने वाली बहन भाई का हिस्सा कैसे खा सकती है। हेलो दीदी, कैसी हो तुम। अच्छी हूँ मनु, और तू कैसा है। अनुज, भाभी और बच्चे कैसे हैं। कहते कहते ममता की आंखें भर आई। कहाँ सोच रही थी कि अब कभी भाइयों का फ़ोन आया तो बात ही नहीं करूँगी। माँ तो दोनों भाइयों को छोटे छोटे ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। ममता ने अपने दोनों भाइयों को एक माँ की तरह ही संभाला था। ममता की शादी के बाद बाबूजी भी 5 साल बाद चले गए। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक ममता खुद की जिम्मेदारी समझते हुए खुद ही समय समय पर मायके चली जाती थी, लेकिन भाभीयों के आने के बाद उन्हें अपनी ननद का अपने घर में यूं बार बार आना सहन नहीं होता था। धीरे धीरे ममता का मायके आना बंद ही हो गया। धीरे धीरे फ़ोन पर हालचाल पूछने की इच्छा भी खत्म हो गई। कभी ममता ने खुद से फ़ोन किया भी तो भाभी रूखा सूखा सा हालचाल पूछकर फ़ोन रख देती थी। पिछले कई सालों में ना खुद कभी वहाँ से कोई आया और ना ही ममता को कभी आने के लिए कहा। ममता सोचती रहती थी कि क्या इतनी पराई हो गई मैं उनके लिए। कभी किसी का फ़ोन आया तो जी भर कर शिकायत करूँगी, लेकिन आज इतने दिनों बाद अपने भाई मनीष की आवाज़ सुनकर वो रूठने का नाटक भी नहीं कर पाई और अगले ही पल पिघल गई। फ़ोन कान से लगाए वो अपनी आँखों को पोंछ रही थी कि उधर से मनीष बोला, दीदी तुम तो भूल ही गई हमें। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते हमने घर पर पूजा रखी है, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। कहो तो टिकट करवा दूँ। ममता सोच रही थी, मैं तो हर पल याद करती रहती हूँ, लेकिन भूल तो तुम गए थे। मुझे एक बार कहकर तो देखते, भागी चली आती, लेकिन ये शिकायत भी उसके मन में ही रह गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं रे, टिकट बनवाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुमने ऐसे मौके पर बुलाया, यही बहुत है, मैं ज़रूर आऊंगी। मायके से बुलावे पर ममता जी के तो पर ही निकल आए थे। उनके पति ने हंसते हुए कहा भी, इतने सालों बाद याद किया है तुम्हारे भाइयों ने, ज़रूर कोई मतलब निकालना होगा। नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भाई हैं आखिर मेरे, खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़ी भुलाए जाते हैं। छोटे हैं ना, दुनियादारी नहीं समझते। काम धंधा जमाने और परिवार की देखभाल में आजकल किसको इतना समय मिलता है। वैसे मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। ममता की खुशी और विश्वास देखकर उसके पति कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन ये दुआ ज़रूर कर रहे थे कि उनका ये विश्वास न टूटे, क्योंकि मायके की उपेक्षा से उन्होंने ममता को हर पल टूटते देखा था। ममता जी ने बहुत चाव से दोनों भाई भाभियों और उनके बच्चों के लिए उपहार और मिठाइयाँ ली। खुद ही टिकट करवाकर अपने मायके पहुंच गई। कोई ज़्यादा खुश तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ममता अपने भाई भतीजे को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश थी। घर पर माँ बाबूजी के नाम पर पूजा रखी थी, जिसे देखकर ममता भाव विभोर हो गई। मन ही मन सोच रही थी, भाई चाहे कितने भी बदल गए हों, लेकिन चलो कम से कम अपने संस्कारों को तो नहीं भूले। पूजा के बाद खाना पीना हुआ और सब बैठक में बैठकर बातें करने लगे। दोनों भाभियां इशारे से भाइयों को कुछ कहने के लिए बोल रही थी। तभी छोटा भाई अनुज कुछ कागजात लेकर आया और मनीष को थमा दिया। ममता जी आश्चर्य भरी आंखों से भाइयों को देख रही थी। मनीष ने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी
आप यहाँ हस्ताक्षर कर दो। किस चीज़ के कागज़ हैं ये मनीष? और मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए? ममता ने अचरज से पूछा। दीदी, वो क्या है ना, मैंने और अनुज ने सोचा है कि अब शहर में अपना अपना घर ले लेते हैं। वैसे भी आए दिन किसी न किसी काम के लिए हमें शहर जाना पड़ता है। फिर बच्चों की आगे की पढ़ाई लिखाई में भी सुविधा हो जाएगी। इसीलिए क्या भाई, ये मकान बेच रहे हैं। इससे जो पूंजी मिलेगी और मिला जुला कर शहर में फ्लैट आ जाएगा। मकान बेचने के नाम से ममता को धक्का सा लगा। क्या इसीलिए इतने दिनों बाद इस बहन की याद आई थी? क्या ये सिर्फ एक मकान रह गया है इनकी नज़रों में? हमारा सारा बचपन जिस आंगन में बीता वो आंगन अब बेच दिया जाएगा। जिस घर से माँ बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, अब उन यादों का कोई मोल नहीं। ममता के हाथ काँप रहे थे। वो उठ खड़ी हुई और वहाँ से निकलकर छत पर चली गई। दीदी को इस तरह बिना हस्ताक्षर किए उठकर जाता देख दोनों भाभियों का मुंह बन गया। एक भाभी बोल पड़ी, देख लिया अपनी माँ जैसी बहन को? तुम तो कह रहे थे कि हमारी बहन हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। अरे, प्रॉपर्टी के नाम पर अच्छों की नीयत डोल जाती है। भाइयों का हिस्सा खाने का मन होगा, इसीलिए साइन करने से इनकार कर दिया। दोनों भाई चुप थे, लेकिन ममता के इस व्यवहार से दोनों सोच में ज़रूर पड़ गए थे। पूरे दिन घर में चुप्पी छा गई थी। सुबह भतीजा ममता को खाना खाने के लिए बुलाने गया। तीनों भाई बहन की थाली परोस दी गई थी। दोनों भाइयों ने अपनी थाली में रखी रसमलाई सबसे पहले खा ली, फिर खाना खाने लगे। ममता ने अपनी थाली में रखी रसमलाई की कटोरी से दोनों भाइयों की कटोरी में और रसमलाई डाल दी, जिसे देखकर दोनों भाई बोले, दीदी, ये आपकी मिठाई है। हम तो अपने हिस्से की मिठाई खा चुके हैं। तुम्हें याद है बचपन में भी तुम सबसे पहले अपने हिस्से की मिठाई खा लेते थे? ममता ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दीदी, बचपन में भी हम दोनों सबसे पहले अपना हिस्सा खा लेते थे और तुम अपने हिस्से की चीज़ हमारे लिए बचा कर रखती थी और माँ से छिपा कर हमें खिला देती थी। अनुज बोला। भाइयों की बात सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों भाइयों के सर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने हिस्से का खिलाने वाली बहन भाइयों का हिस्सा कैसे खा सकती है? दोनों भाइयों और भाभियों की गर्दन शर्म से झुक गई। नहीं दीदी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने। हाँ, मैंने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि अपने मायके को बिखरते हुए देखना एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। कितनी यादें बसी हैं इस घर में हमारी। बस इन यादों को खुद से दूर करते हुए एक बार हाथ कांप गए थे, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि बीते वक्त की यादें आगे जाकर धुंधली हो जाती हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब खुश रहो, कहकर ममता ने टेबल पर रखे कागजात उठाकर उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। आज दुखे मन से ममता फिर से अपने मायके से आखिरी बार विदा हो रही थी। मन में आज भी बस अपने मायके की सलामती की दुआ थी। सबकी नज़रें झुकी थी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर ममता को रोक ले, क्योंकि
जिस स्नेह की डोर में बंधकर ममता इतने सालों के बाद आई थी, वो डोर भी आज टूट गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।